आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समझा देती हूँ और उसके बाद वी विल बी रीडिंग द लाइन्स ऑफ द रॉबिन्स। ओके, अब क्या है कि हमारी हेडिंग क्या है आपकी, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि स्टेफाइलोकोकस किस तरह की बैक्टीरिया है। सबसे पहले ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी कैसी है, ये कोकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या जानना है कि ग्राम पॉजिटिव में कोकाई है, कोकस नाम से आपको पता चल रहा है कोकाई। अच्छा, स्टेफाइल वर्ड का मतलब होता है ग्रेप्स। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका शेप कैसा होगा, ग्रेप्स की तरह, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स इसकी शेप हो गई। अब क्या होता है कि जितने भी मोटिलिटी की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो ये नॉन मोटाइल हो गया। एक बात और, बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम जीनस की में हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, स्पोरिंग। ग्राम नेगेटिव में तो हमें स्पोरिंग देखने को ही नहीं मिलता है, ये बात आप छोड़ ही दें। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पोरिंग। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव हो गया, स्टेफाइल मतलब समझ लिए, नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, एक कैटलेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब H2O2 कैटलेज के प्रेजेंस में क्या टूटेगा, H2+O2, यही होता है। फिर आता है एक ऑक्सीडेज टेस्ट होता है जो कि ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। अच्छा, ग्रेप से याद करना आसान होगा, फर्मेंटेशन दिखाता है इसकी जो पैटर्न होती है वो फर्मेंटेटिव पैटर्न होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसके बाद ये हमें अब हम लोग पढ़ेंगे, एक इसमें सब हेडिंग डाल देती हूँ, वो है वायरुलेंस फैक्टर। अब वायरुलेंस फैक्टर में आपके पास एक तो इसकी सेल वॉल है, ठीक है, उसके बाद सेल सरफेस है, फिर इसकी टॉक्सिन्स है। ठीक है, ये है सेल वॉल में हमारे पास क्या होता है, टिकोइक एसिड। और टिकोइक एसिड का काम क्या होता है, अटैचमेंट टू होस्ट, अटैचमेंट टू होस्ट। वहीं आपके सेल सरफेस पे क्या मिलता है, प्रोटीन ए। प्रोटीन ए के बारे में बात करते हैं कि मान लो कि ये मेरा स्टेफाइलोकोकस है। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन, ये तो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का भी एक वैरायटी होगा, उसकी बैक्टीरिया की कौन सी वैरायटी, काउवेन वन स्ट्रेन। ये बैक्टीरिया जो कि स्टेफाइलोकोकस की जो काउवेन वन स्ट्रेन है वो बनाती है आपकी प्रोटीन ए। ठीक है, अब ये प्रोटीन ए बना दी। अब ये प्रोटीन ए बना तो दी, ये प्रोटीन ए क्या करता है, ये आपको IgG एंटीबॉडी के FC पार्ट से अटैच होता है। तो ये आपका है FC पार्ट और ये है FAV पार्ट। तो इसमें आपको एक चीज़ और क्या पढ़ना है, ये IgG एंटीबॉडी से अटैच होता है और अटैचमेंट भी किस पार्ट से होता है, FC पार्ट से। इसका मतलब है कि FAV पार्ट क्या होगा, फ्री। ठीक है, अब ये प्रोटीन ए हमें पता है IgG का काम किस में होता था, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में और ऑप्सोनाइजेशन में। तो ये दोनों ही काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बिजी है, और अगर बिजी है तो अब ये एंटी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन शो करेगा। और क्या शो करेगा, तो एंटी फैगोसाइटिक, क्योंकि मार नहीं पाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपको स्टेफाइलोकोकस है और ये इसका प्रोटीन है और ये आपका FC पार्ट ऑफ IgG, अब
ये जो एंटीबॉडी मैंने डाला, हो सकता है कि मैं आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करवा के ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का एंटीबॉडी हो। अब जब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का एंटीबॉडी होगा तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी की एंटीबॉडी है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डालेंगे और कहीं पे एज ए टेस्ट करने के लिए कि वाकई किसी पर्सन को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ कि नहीं। अगर ये बाइंड करके कोगुलेशन कर दिया, इसका मतलब है कि उस पर्सन को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन हुई है। तो इसी को बोलते हैं कोएगुलेशन, कोएगुलेटिनेशन। तो कोएगुलेटिनेशन जो होता है, को मतलब टुगेदर, ये एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिल के काम किया। क्या काम किया? कोगुलेट कर दिया, है ना, एग्लूटिनेशन कहते हैं इसको। तो वो कर दिया। ये फिनोमेना याद रखेंगे, कुछ टर्म्स मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग हो गया कि सेल वॉल हो गया, सेल सरफेस हो गया। अब हम लोग किस पे आते हैं? टॉक्सिन्स पे। तो टॉक्सिन्स की बात करूँ मैं, तो आपके पास एक अल्फा हीमोलाइसिस है, एक बीटा है हीमोलाइसिस, और एक है गामा हीमोलाइसिस, लाइसिन्स। ठीक है, लाइसिन्स और डेल्टा हीमोलाइसिन्स। अब ये जो अल्फा हीमोलाइसिन है, ये आपका स्टार्टिंग में इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिन इनएक्टिवेट किस पे होता है? कितने पे? 70 डिग्री पे। एक बार जब टॉक्सिन इनएक्टिवेट हो गया तो ऐसा क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रीएक्टिवेट हो जाता है टॉक्सिन। तो होता क्या है, इसके पास एक एक्टिवेटर होता है, एक इनएक्टिवेटर होता है हीट लेबाइल करके। तो ये 70 पे तो इनएक्टिवेटर की तरह रहता है, मतलब ये जो काम करता है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये हीमोलाइसिन है, ये बीटा हीमोलाइसिन है, ये आपका गामा हीमोलाइसिन है, और ये है डेल्टा हीमोलाइसिन। अब देखिए 70 पे तो इनएक्टिवेट कर दिया और 100 पे वापस रिएक्टिवेट कर दिया। क्यों? क्योंकि 70 पे इसका जो हीट लेबाइल है, जो कि एक इनएक्टिवेटर है, वो आपके इस टॉक्सिन को बंद कर देता है। लेकिन 100 पे क्या होता है कि ये जो इनएक्टिवेटर है ना, वो खुद ही इनएक्टिवेट होता है। अगर इनएक्टिवेटर खुद ही इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इसका टॉक्सिन क्या हो जाएगा? फ्री। तो इसलिए फ्री हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा तो यहाँ पे क्या करता है कि ये ह्यूमन आरबीसी को मारता है और सिप वाले को लाइज दी शिप। उसके अलावा बीटा हीमोलाइसिन की बात करते हैं। बीटा हीमोलाइसिन क्या करता है? तो बीटा हीमोलाइसिन जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे बाइंड तो कर लेता है, लेकिन काम वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करता है। और काम करके करता क्या है कि ये जो है जितने भी लाइज शिप आरबीसी सेल्स, जिनके सेल मेम्ब्रेन में क्या है? स्फिंगोमाइलिन, वो सारे को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा गामा हीमोलाइसिन की बात करते हैं। तो गामा हीमोलाइसिन जो होता है वो आपको एक सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन होता है। सिनर्जो मतलब साथ में, और हाइमेनो मतलब मेम्ब्रेन। तो ये जो गामा हीमोलाइसिन है ना, एक इससे मिलता जुलता एक फिनोमेना होता है पैंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन। ठीक है, फिनोमेना नहीं, टॉक्सिन। इसमें एक स्लो कंपोनेंट होता है, एक फास्ट कंपोनेंट होता है। इसका दूसरा नाम भी होता है ल्यूकोसिडीन। तो एक स्लो कंपोनेंट होता है, एक फास्ट कंपोनेंट, ये दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, और तब जाके ये आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी को लाइज करते हैं। वो सेम चीज़ ही आपका गामा हीमोलाइसिन में होता है। अब आता है डेल्टा हीमोलाइसिन। डेल्टा हीमोलाइसिन में भी आपको लाइसिस ऑफ सिप एंड ह्यूमन आरबीसी
सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके अलावा आप आते हैं नेक्स्ट, एक होता है आप में टॉक्सिन एपिडर्मोलाइटिक या फिर एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। अब एपिडर्मोलाइटिक एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो है एपिडर्मो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ये आपको करता क्या है कि जो हमारा स्किन में जो स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम होता है लेयर एपिडर्मिस में, उसमें होता है डेस्मोग्लिन 1। उस डेस्मोग्लिन 1 को ख़राब कर देता है, जिसके वजह से आपकी जो स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम की जो लेयर है वो अलग हो जाती है, और अलग हो जाएगी तो एक्सफोलिएट करेगा, है ना। तो एक्सफोलिएट करने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म ये है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड सिंड्रोम। अब आते हैं नेक्स्ट, तो इसमें क्या है नेक्स्ट हमें पढ़ना कि एक होता है रिटर्स डिजीज़। अब रिटर्स डिजीज़ का ही दूसरा आपको नाम है, रिटर्स डिजीज़ को ही ये SSS बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में। ठीक है, और चिल्ड्रन में होता है पेम्फिगस नियोनेटोरम। ठीक है, ये सेम चीज़ हो रहा है। उसके बाद एक होता है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। अब ये क्या होता है कि इसमें आप यहाँ पे तो स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम वाले लेयर में दिक्कत था, इसमें आपको डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे दिक्कत होता है। और जब डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे दिक्कत होता है तो फिर इसको टॉक्सिन, ठीक है। तो ये बोला गया कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन और लाइल डिजीज है। इसी का नाम दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज लाइल डिजीज। तो बस इसमें अंतर सेम ही चीज़ होता है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में, बस जो स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम में वहाँ पे होता था, यहाँ पे डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है फूड पॉइजनिंग। ये जो आपका स्टाफ ऑरियस जो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है, इसके इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है वो 1 to 6 आवर होती है। जैसे ही कोई स्टाफ ऑरियस कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट खाएगा तो उसको फीवर, वॉमिटिंग, इसकी पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी, और पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी, वॉमिटिंग होगा, फीवर होगा। तो ये जो वॉमिटिंग हो रही है ये आपके CNS या फिर एंटेरिक नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अब पहचानते कैसे हैं कि ये वॉमिटिंग जो है स्टाफ ऑरियस के वजह से हुआ है या बैसिलस सीरस के वजह से हुआ है। तो अगर कोई पूछेंगे क्या क्या खाया, अगर ये मिल्क या मीट प्रोडक्ट कंजम्पशन हुआ तो स्टाफ ऑरियस, और बैसिलस सीरस में राइस, चाइनीज़ फ्राइड राइस बोलते हैं, अगर वो कंज्यूम हुआ तो बैसिलस सीरस। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हमें क्या जानना है कि हमारे पास एक और टॉक्सिन होता है, वो है एंटेरोटॉक्सिन F और TSST1। अच्छा, ये एंटेरोटॉक्सिन के और भी वैरायटी होते हैं, मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ। एंटेरोटॉक्सिन हमारे पास A to I होता है, जिसमें कि A मोस्ट कॉमन होता है। तो ये हीट स्टेबल होता है, और हीट स्टेबल, अच्छा, एंटेरोटॉक्सिन जो होता है, इंडोटॉक्सिन से कंफ्यूज नहीं करें। इंडोटॉक्सिन वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पार्ट ही है। लेट मी एक्सप्लेन इन साइड। इंडोटॉक्सिन जो होता है वो आपके ग्राम नेगेटिव के सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है ना, पार्ट है। लेकिन ये जो एंटेरोटॉक्सिन है जो कि हीट स्टेबल एक प्रोटीन है, ठीक है, ये ज़्यादातर प्रोटीन मैंने बताया था कि ज़्यादातर प्रोटीन जो होते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं, और हीट लेबाइल होते हैं और एक्सोटॉक्सिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा एक्सोटॉक्सिन है जो कि हीट स्टेबल है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हीट स्टेबल है ये। अब हीट स्टेबल तो है, और ये क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। फूड पॉइजनिंग के अलावा ये
वेगोमाइमेटिक इफेक्ट दिखाता है, मतलब वेगस नर्व का। और हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व गारे फंक्शन है वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके जीआई की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो जीआई की एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो वॉमिटिंग तो होना ही है, ठीक है। तो ये सारे भी सुपर एंटीजन होते हैं। और ये एंटेरोटॉक्सिन एफ जो होता है वो खुद भी एक सुपर एंटीजन है। अब ये सुपर एंटीजन क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, अब ये क्या होता है कि अगर आप टैम्पॉन यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम भी बहुत ईजिली कंटामिनेट हो जाता है वो एंटेरोटॉक्सिन एफ से, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर यूजिंग टैम्पॉन। अब क्या है कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कि इसमें फीवर जो होता है वो मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, हाइपोटेंशन होना चाहिए, इसके पास मैकुलोपैपुलर रैश होना चाहिए, रैश। और ये जो मैकुलोपैपुलर रैश है या फिर इरिथमेटिक रैश बोल सकते हैं इसको, इसमें आपको जीआईटी का सिम्टम्स आएगा जिसमें वॉमिटिंग होगा, किडनी हो सकता है अफेक्ट, जिसमें क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है वो मोर देन 2 हो जाए, ठीक है, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाए क्रिएटिनिन। और लिवर की जो एंजाइम्स है वो भी लिवर एंजाइम जो है वो भी बढ़ जाए मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है। और क्या, तो मसल्स में हो सकता है कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है एंजाइम, क्रिएटिनिन फॉस्फेट उसकी भी लेवल बढ़ जाए, और कोगुलोपैथी नज़र आए, ठीक है। तो ये सारे कोगुलोपैथी भी नज़र आ सकता है। अब कोगुलोपैथी से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो स्टैफ ऑरियस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक कोगुलेज टेस्ट होता है। अब स्टैफ ऑरियस में ही नहीं, इन जनरल कोगुलेज टेस्ट होता है जो कि 2 तरह का आता है। एक होता है स्लाइड कोगुलेज टेस्ट और एक होता है ट्यूब कोगुलेज टेस्ट। अब स्लाइड कोगुलेज टेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग बाउंड कोगुलेज टेस्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप अगर एक स्लाइड लिए, उस पर आपने डाला एक स्टैफ ऑरियस, उसके लिए इसमें आपने बीच में मिलाया प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या होता है क्लॉटिंग फैक्टर, और इस स्टैफ ऑरियस के पास फिब्रिनोजेन का रिसेप्टर होता है। अब इधर हुआ फिब्रिनोजेन का रिसेप्टर, उधर हुआ फिब्रिनोजेन, आपस में बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो क्लम्पिंग कॉज करेगा, है ना। तो ये बहुत फास्ट हो जाता है, ये फास्ट रिजल्ट दे देता है। वहीं आपको जो अगर हम बात करें ट्यूब कोगुलेज की, तो ट्यूब कोगुलेज में फ्री कोगुलेज होता है, और फ्री कोगुलेज होता है तो ये क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, थ्रोम्बिन में, ठीक है। और थ्रोम्बिन में बदल के ये थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजेन से फिब्रिन में बदलेगा, और ये फिब्रिन क्या करेगा, क्लॉट, ये दीवार की तरह पूरे इन्फेक्शन को घेर लेगा, ठीक है, ताकि इस पे जाके कोई एंटीबॉडी काम नहीं कर पाए। नो असर ऑफ एंटीबॉडी, है ना, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो यही है कि ये कोगुलोपैथी दिखा रहा था इसका, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया थे किसके, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें ये तो बेसिक हो गया, फिर इसमें जो आपको क्लिनिकल फीचर्स नज़र आते हैं वो क्या करते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो पहले पस बढ़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सेस। सेलुलाइटिस होगा, है ना, फ्रंकल्स नज़र आएगा, और बोटाइरोमाइकोसिस। अब लेट मी टेल यू व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ फ्रंकल। फ्रंकल पता है कि हेयर फॉलिकल और उसके आसपास के हेयर फॉलिकल प्लस पेरी फॉलिकुलर एरिया को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसको फ्रंकल्स बोलते हैं। सेलुलाइटिस क्या होता है, और बोट्रोमाइकोसिस क्या होता है। तो
सबसे पहले बॉट्रोमाइकोसिस जो होता है वो आपको एक क्रॉनिक सपरेटिव ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है। क्रॉनिक सपरेटिव मतलब और ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, ठीक है, ये समझ गए। और ये हो गया। सेल्यूलाइटिस जो होता है वो हाफ डर्मिस को इन्वॉल्व करता है प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। तो ये चीज़ समझना है कि जो स्टैफ ऑरियस होता है वो सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, एब्सेस, सेलुलाइटिस, फ्रंकल्स, बुटायरोमाइकोसिस। सेलुलाइटिस का मतलब हाफ डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू और बुटायरोमाइकोसिस का मतलब क्रॉनिक सपरेटिव ग्रैनुलोमेटस डिजीज। उसके अलावा ये ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कॉज करता है, जिसमें कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो आपको सिकल सेल अनीमिया में नज़र आता है, सिकल सेल अनीमिया में, वो होता है सैल्मोनेला, ठीक है। ये बस पॉइंट रिमेंबर। फिर फूड पॉइजनिंग तो कॉज कर ही रहा है, TSS कॉज कर रहा है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मो नेक्रोलाइसिन कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो या फिर वेंटिलेटर एक्वायर्ड हो, है ना, वेंटिलेटर एक्वायर्ड हो। उसके अलावा आपको इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कॉज कर रहा है, इंडोकार्डाइटिस कॉज कर रहा है, इंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब क्या रहता है कि एक चीज़ और, कावासाकी डिजीज़ कॉज कर रहा है। अब जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि अगर हम माइक्रोस्कोप पे दिखे तो स्टैफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव है, और ग्राम पॉजिटिव कोकाई है तो कोकाई ऐसे ऐसे दिख रहा है गोल गोल, और ये कैसा दिखना चाहिए, ग्रेप्स लाइक, गुच्छे में दिखेगा, है ना। तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक हो गया। जब हम कल्चर करेंगे तो ये तो एक नॉन फास्टिडियस है ना, और नॉन फास्टिडियस है जब हम इसको ग्रो करेंगे कौन से पे, न्यूट्रिएंट अगार पे, न्यूट्रिएंट अगार पे। तो अगर मैं स्टैफ ऑरियस का बात करूं तो ऑरियस का मतलब ये होता है येलो, तो ये गोल्डन येलो कलर का दिखता है। क्यों दिखता है गोल्डन येलो कलर का, ड्यू टू द पिगमेंट बीटा कैरोटीन स्टेफाइलोजैंथीन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके अलावा ब्लड अगार, अगर मैं ब्लड अगार की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ब्लड अगार पे ये एक इनरिच्ड मीडिया है। अब नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म तो आप उसको दाल चावल भी दे दीजिए तो भी ग्रो कर जाएगा, पनीर पिज़्ज़ा दे दीजिए तो भी ग्रो कर जाएगा। तो इस टाइम ये पिन हेड कॉलोनीज दिखता है, ठीक है। तो पिन हेड कॉलोनीज कैसा दिखेगा, छोटे छोटे ऐसे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको नैरो जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस दिखता है, नैरो जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस। एंड नैरो जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस का मतलब क्या, अब एक चीज़ हम लोग यहीं क्लियर कर लेते हैं। अल्फा हीमोलाइसिस का मतलब होता है पार्शियल हीमोलाइसिस। पार्शियल हीमोलाइसिस जो होता है वो आपका बिलीवर्डिन ग्रीनिश पिगमेंट देता है, क्योंकि बीच में ही रुक गया। जो बीटा हीमोलाइसिस होता है वो पूरी तरह कंप्लीट हीमोलाइसिस का बात है, और कंप्लीट हीमोलाइसिस इसका मतलब क्या है, क्लियर दिखेगा, है ना, और क्लियर दिखा। उसके बाद आया आपका गामा हीमोलाइसिस, जिसमें कि आपका नो हीमोलाइसिस है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। उसके अलावा आपको क्या जानना है, सेलेक्टिव मीडिया। ये जो स्टैफाइलोकोकस ऑरियस है, ये आपकी नमक की कंसंट्रेशन कितनी, 7 to 10% अगर NaCl है तो ग्रो कर जाएगी स्टैफ ऑरियस। और स्टैफ ऑरियस अगर नमक की कंसंट्रेशन 7 to 10% में ग्रो कर जाती है तो आपके पास मैनिटोल सॉल्ट अगार है, मैनिटोल सॉल्ट अगार है, लूडलम्स अगार है और सॉल्ट मिल्क अगार है। अब ये जो लूडलम्स अगार होता है इसमें लिथियम होता है, और मैनिटोल में क्या होता है कि आपका जो स्टैफ ऑरियस है वो आपको येलो कलर फर्मेंट करके देगा, ठीक है। और वहीं जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस होता है वो फर्मेंट करके आपको कलरलेस कलर देता है, मतलब कुछ भी कलर नहीं देता है। तो ये चीज़ याद रखना है। दूसरी बात ये आपको क्या याद रखना है कि एक छोटी सी बात याद और रखनी है कि चूँकि हम लोग एक होता है ट्रीटमेंट,
अब ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ। पेनिसिलिन जो है या बीटा लैक्टम है, ठीक है, दूसरा नाम, तो इससे आपका जो स्टैफाइलोकोकस है वो मर जाएगा, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये स्टेफाइलोकोकस तेज निकला। ये क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अ जीन, विद द स्टेफाइलोकोकस जो है वो क्या प्रोड्यूस कर लिया, ये प्रोड्यूस कर लिया बीटा लैक्टमेज या फिर पेनिसिलिन बीटा लैक्टमेज बाय द हेल्प ऑफ BLA जीन। और इसके वजह से क्या हुआ कि जब बीटा लैक्टमेज बाय BLA जीन प्रोड्यूस हो गया तो बीटा लैक्टमेज था BLA जीन से प्रोड्यूस हुआ, तो ये पेनिसिलिन को ही तोड़ देगा और पेनिसिलिन टूट गई तो अब काम ही नहीं करेगी। अब क्या हुआ कि हम लोग दूसरा दवा लाए, इंट्रोड्यूस किए मेथिसिलिन। और मेथिसिलिन क्या किया कि ये मेथिसिलिन जब लाए तो स्टाफ ऑरियस बोला अच्छा तुम काम करोगे मेरे ऊपर। इसने क्या किया, स्टाफ ऑरियस जो है, मेथिसिलिन नॉर्मली किससे बाइंड होता था पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होता था नॉर्मली। स्टाफ ऑरियस ने बोला कि हम इसी को बदल देते हैं, हम इसको PB2A कर देते हैं, तो अब बाइंड ही नहीं होगा पाएगा, क्योंकि इसकी ये जो ताला थी इसकी तो चाबी यही थी। अब ये तो बाइंड ही नहीं होने दिया, तो फिर नो एक्शन, तो इससे भी रेसिस्टेंट हो गया, है ना, ये सारे हो गए। तो इसीलिए अब हम लोग जब मेथिसिलिन रेसिस्टेंट को ट्रीट करने के लिए आप वैनकोमाइसिन देते हैं या फिर डैप्टोमाइसिन देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरी बात ये कि आप, एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में आपको दो चीज़ याद रखना है कि MIC जो है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ठीक है, इसमें आपको मोर देन 8 माइक्रोग्राम पर ml जो होता है वो इंडिकेट करता है रेसिस्टेंस। वहीं जो MIC फॉर ऑक्सासिलिन होता है वो आपको मोर देन 4 माइक्रोग्राम पर ml होता है, जो कि इंडिकेट करता है रेसिस्टेंस को। ELISA और PCR तो करवाते ही हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब चूँकि हम लोग सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं तो विल बी मूविंग लिटिल फास्ट, ठीक है। क्या बोला गया कि एस ऑरियस जो होता है, स्टाफ ऑरियस, वो मिरिड्स ऑफ स्किन लीजन्स कॉज करता है। बॉयल्स मतलब फ्रंकल्स, और फ्रंकल्स आपको पता है कि हेयर फॉलिकल प्लस द पेरीफॉलिकुलर एरियाज। कार्बंकल्स जो होते हैं वो मल्टीपल पुस्ट्यूल्स होते हैं, जो कि बहुत सारे, मतलब कि एक तो आपको हार्ट इंड्यूरेटेड रिदमेटिक लीजन्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपका मल्टीपल पुस्ट्यूल्स होता है, ठीक है। इम्पेटिगो तो आपको पता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करे एपिडर्मिस के लेयर को, वो होता है। स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम आगे चल के पढ़ेंगे। और एप्सिस जो होता है वो पस फिल्ड होता है। सेप्सिस आपको पता है कि सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन होल बॉडी। ऑस्टियोमाइलाइटिस है जो कि बोन के डिजीज़ को, निमोनिया, इंडोकार्डाइटिस, हार्ट के डिजीज़, फूड पॉइजनिंग और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। अब क्या बोला गया कि ये जो एस ऑरियस होता है ये एक पायोजेनिक है, पस प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव कोकस है, जो कि कैसा दिखता है, ग्रेप के गुच्छे की तरह दिखता है। और ये एस ऑरियस जो इन्फेक्शन जो होता है वो अलग अलग जगह हम लोग पढ़ेंगे कि कॉकुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस जो होता है एस एपिडर्मिस, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कराता है, जैसे कि कैथेटराइज्ड पेशेंट में या फिर प्रोस्थेटिक कार्डिक वाल्व में। वही एस सैप्रोफाइटिकस जो होता है ये आपको UTI कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और एस एपिडर्मिस और एस सैप्रोफाइटिकस जो हैं यही दोनों कॉगुलेज नेगेटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टेक होम मैसेज यही है कि एस एपिडर्मिस जो होता है वो आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज कराता है, UTI जो होता है सैप्रोफाइटिकस कॉज कराता है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो एस ऑरियस जो होता है उसमें आप देखिएगा कि ये जो होता है एडहेरेंस के लिए हम लोग क्या पढ़े, तो एडहेरेंस के लिए आपने पढ़ा तो ये इधर हाईलाइट कर लीजिए।
और सैप्रोफाइटिक यूटीआई। ठीक है, अब देखिए एस ऑडियस जो होता है वो एडहेरेंस के लिए टिकोइक एसिड यूज़ करता था, ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, सारे टॉक्सिन्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब बात कर लिया हम लोग ने, इंटेरोटॉक्सिन की भी बात कर लिया। उसके बाद आपको पता है एस ऑडियस जो होता है वो क्लम्पिंग फैक्टर, वो कोगुलेज टेस्ट वाला बात हो चुका है, फाइब्रोनेक्टिन एंड विट्रोनेक्टिन। ठीक है, फिर एस ऑडियस जो होता है वो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल के वजह के हेल्प से अटैच होता है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सारे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी ऑस्टियोमाइलाइटिस, फूड पॉइजनिंग, एंडोकार्डाइटिस, ये सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एस ऑडियस जो होता है वो प्रोटीन सरफेस एक के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, जो एफसी प्रोटीन से अटैच होता है और स्केप करता है एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग, वही आईजीजी को इन्वॉल्व कर लेता है तो आगे तो किलिंग होगा ही नहीं, इसलिए बोला गया एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग। एस ऑडियस टॉक्सिन जो होता है वो मल्टीपल मेम्ब्रेन डैमेजिंग हीमोलाइटिक टॉक्सिन्स होता है, इसमें अल्फा टॉक्सिन्स होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बीटा टॉक्सिन होता है और गामा टॉक्सिन होता है और ल्यूकोसिडिन वाला होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि रेड सेल और फैगोसाइटस बीटा स्पिंगोमाइलिनेस स्पिंगोमाइलिन के मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। और यहाँ पे अल्फा टॉक्सिन जो होता है कैल्शियम को बहुत ज़्यादा घुसा लेता है, इसलिए छेद हो जाता है। फिर एक्सफोलिएटिव ए एंड बी टॉक्सिन के बारे में, सीरम प्रोड्यूस्ड बाय सीरम एस ऑडियस आर सेरीन प्रोटीएज, और ये सेरीन प्रोटीज क्या करता है, क्लीव कर देता है डेस्मोसोमल प्रोटीन 1 को, और इसके वजह से क्या होता है, केराटिनोसाइट्स वो बीच वाला टूट जाता है और टूट जाने की वजह से उसकी स्किन की लेयर जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और बैरियर फंक्शन जो होता है लॉस हो जाता है। एक्सफोलिएशन में अकर लोकली एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन बुल्ला सिम्पेटिको, तो वही बोला गया कि एक्सफोलिएशन जो होता है बुल्ला सिम्पेटिको लोकली होता है और मे रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि सुपर एंटीजन, मैंने बताया था ना कि इंटेरोटॉक्सिन के सारे A2I वाले और इधर आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाले जो F, दोनों ही सुपर एंटीजन है, एक फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है, एक TSS। उसके बाद TSS जो होता है केम टू पब्लिक, TSS1 जो होता है वो TSS केम टू पब्लिक अटेंशन क्योंकि टैम्पॉन्स के वजह से, ये मैंने बात कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद एस ऑडियस जो होता है वो आपके सर्जिकल साइड से वाला हो चुका है पार्ट। फिर ये हाइपोटेंशन, शॉक, रीनल फेलियर, कोगुलोपैथी, ये सारे से कैरेक्टराइज होता है। TSS कैन ऑल्सो भी कैरेक्टर बाई एस पायोजिन्स, ये चीज़ याद रखना है। बैक्टीरियल सुपर एंटीजन्स, हाँ ये सुपर एंटीजन काम कैसे करते हैं, पॉलीक्लोनल टी सेल का प्रोलिफरेशन करवाते हैं ताकि बहुत सारे साइटोकाइंस निकले, और ये साइटोकाइंस जैसे कि TNF अल्फा और इंटरलिकिन 1 जो होते हैं वो बहुत सारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। सुपर एंटीजन प्रोड्यूस बाय एस ऑडियस ऑल्सो कॉजेज वॉमिटिंग, तो क्या बोला गया, सुपर एंटीजन जो होते हैं प्रोड्यूस बाय एस ऑडियस है ना, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग तो कॉज करते हैं, CNS और इंटेरिक नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में हम लोग बात कर चुके हैं, हमारे से आजकल रेसिस्टेंट हो चुकी है, इसलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। एस ऑडियस इन्फेक्शन विद सेटेलर एंटीबायोटिक इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ये दोनों के प्रति रेसिस्टेंट हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते। उसके बाद क्या बोला गया कि ये जो लीजन होते हैं वो स्किन, लंग्स, बोन्स, हार्ट सब जगह हो रहे हैं, पायोजेनिक इन्फ्लामेशन भी कॉज कर रहे हैं। इम्पेटिको को एक्सक्लूड कर दे तो विच इज सुपरफिशियल, बाकी सब में पूरा सेंट्रलाइज्ड होता है। फ्रंकल या बॉयल जो होता है वो अच्छा अकेले हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, ये बात कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका फ्रंकल्स होता है वो आपका मॉइस्ट हेयरी एरियाज़ में होता है, फेस, एक्सिलर और सब मैक्सिलरी फोल्ड में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि यहाँ पे अगर ये हो सकता है कि एक सिंगल को इन्वॉल्व करे, धीरे धीरे पूरे को करे। कार्बंकल का मतलब समझते हैं मल्टीपल पुस्ट्यूल्स और हेयर फॉलिकल्स और रेड, टेंडर और इंड्यूरेटेड। उसके बाद एक हाइड्राइडिनाइटिस है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, तो हाइडर का मतलब होता है स्वेट ग्लैंड, स्वेट होता है। ठीक है, एडिनाइटिस का एडिन का मतलब होता है ग्लैंड और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड में दिक्कत होती है, और जब एपोक्राइन ग्लैंड में, तो वही लिखा हुआ क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड मोस्ट ऑफन एक्जिला, तो इसको बोलते हैं पैरोनाइकिया। पैरा मतलब नियर, तो नील्स के नज़दीक अगर इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया हो तो पैरोनाइकिया कहते हैं। अगर यही चीज़ नेल बेड में ना हो के, ठीक है, नेल बेड में ना हो के पामर साइड में डिस्टल फैलिंग्स में हुआ हो, ठीक है, तो इसको फेलॉन्स कहते हैं। टर्म याद रखेंगे, फेलॉन्स, पैरोनाइकिया और हाइड्राइडिनाइटिस। उसके अलावा दे में फॉलो ट्रॉमा और इम्बेडेड स्प्लिंटर्स, अगर छोड़ दिया जाए तो टर्मिनल फैलिंग्स डिटैच कर देगा। उसके बाद बोला गया कि एस ऑडियस जो होता है वो लंग के इन्फेक्शन को कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाता है और हो सकता है इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो।
फिर स्टेफाइलोकोकस कैल्डेट सिंड्रोम जो होता है वो राइटर डिजीज़ होता है, जो कि बच्चों में होता है, नेजोफेरिंग्स या स्किन के इन्फेक्शन से। सनबर्न लाइक रैश होता है, पार्शियल या टोटल स्किन को लॉस करवा सकता है, डिस्क्राइनेशन देख चुके हैं हम लोग। और टॉक्सिक स्टेफाइलोकोकस कैल्डेट ऑकर्स एट द लेवल ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर, लेकिन टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस जो होता है वो आपको डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लायर्स डिजीज़। तो इतना आपको जान